मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, राजनीतिक विचारधारा का जो आपके सामने पेपर होगा, उससे संबंधित ये कंप्लीट आपके सामने मास्टर क्लास लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? मास्टर क्लास लेकर आया हूँ। इसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा आपके सामने। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आपके सामने आपकी 3 यूनिट आती है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। आपको पूरा वीडियो देखना है। समझ में आ गया? चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। आप सबको पता अपने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है और वो टारगेट तभी पूरा होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और पीडीएफ, ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं फ्री में आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा फ्री में उसको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ का जो लिंक है वो टेलीग्राम में टेलीग्राम का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। वहां से जाकर आपके सामने क्या कर सकते हो? ये पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गया? साथ के साथ कोने में जो आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं अब आपके सामने क्लास को। पहला प्रश्न है, उदारवाद और एवं रूढ़िवाद क्या होता है? उदारवाद क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है, दोनों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने, उदारवाद का अर्थ विकास को स्पष्ट कीजिए तथा उसके विभिन्न रूपों को वर्णन कीजिए। क्या करना है? उदारवाद क्या होता है, उदारवाद के आपके सामने अर्थ व विकास को स्पष्ट करना है तथा इसके अलग अलग जो रूप है उसका भी वर्णन करना है। समझ में आ गया? उदारवाद विचार धारा क्या होती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए भूमिका पढ़े। उदारवाद आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की सबसे प्रमुख विचारधारा है जिसका जन्म 17वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतवाद और निरंकुश प्रजातंत्र के विरोध में हुआ था। देखो मैं आपके सामने समझाऊं। उदारवाद नाम से आपको क्या पता चल रहा है? उदार, उदार करना। उदार मतलब किसी भी इंसान का विकास करना, किसी भी इंसान के जीवन में आगे बढ़ने में मदद करना। समझ में आ गया? किसी भी इंसान का विकास करना, ये आपके सामने उदार शब्द से आपको ये चीज समझ में आती है कि भाई किसी की भलाई हो रही है जीवन में। तो यही आपके सामने ये जो विचारधारा है उदारवाद की विचारधारा है, आधुनिक राजनीतिक जो विज्ञान है उसकी सबसे प्रमुख विचारधारा है। इसकी शुरुआत कब होती है? 17वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोप है ना, यूरोप के अंदर क्या होता है भाई आपके सामने? जो औद्योगिक क्रांति आ जाती है। कौन सी क्रांति आ जाती है? औद्योगिक क्रांति आपके सामने देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलती है। उसके वजह से क्या होता है आपके सामने? जो लोग है ना, जो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं आपके सामने? वो एक प्रकार का तंत्र निर्माण करते हैं। पैसे वाले लोग, कुलीन समाज के लोग, वो कुलीन जो लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, वो आपके सामने क्या करते हैं? जो चर्च होता है ना आपके सामने, चर्च, चर्च में भी पैसे वाले लोग बैठ जाते हैं। और जो राजा है, राजा का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें भी आपके सामने ये जो कुलीन पैसे वाले लोग हैं वो बैठ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं आपके सामने? ये जनता की जो प्रजा है भाई, दुनिया में अमीर लोग तो यही पहले भी इतने हुआ करते थे। कोई 5 से 10% पूरी दुनिया में अमीर लोग रहते हैं, 90% तो आम जनता ही रहती है भाई, है ना। और ये भी ज्यादा बता दिया मैंने, 1-2% ही लोग बहुत ज्यादा अमीर रहते हैं। तो वो 1-2% क्या क्या आपके सामने? वो चर्च हो गया, जो राजनीति को कंट्रोल करता था, जो समाज के धर्म को कंट्रोल करता था, वहां पर भी बैठ गए। और जो राजा जो समाज को चलाता था वहां पर भी बैठ गए। और वो क्या करते थे? और वो क्या करते थे भाई आपके सामने? जो जनता है उसकी भलाई के फैसले बिल्कुल नहीं लेने देते थे राजा को। समझ में आ गया? सामंतवाद की विचारधारा, सामंतवाद की विचारधारा मतलब जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो जो आम जनता है उससे खूब काम कराते थे, बदले में उसको पैसा नहीं देते थे। और राजा राजा भाई अपने क्या है, उन कुलीन लोग, जो पैसे वाले लोग, उनसे धन संपदा लेता था टैक्स के रूप में, और खूब अपनी भोग विलासिता में ऐश की जिंदगी जी रहे थे। जनता वहां पर परेशान हो रही थी। समझ में आ गया? तो उस समय के आपके सामने जो राजनीतिक जो विचारक हैं, जो समाज के जो समझदार लोग हैं, वो निकल कर आते हैं और उन्होंने समाज में हर वर्ग की भलाई के लिए जो सिद्धांत दिया, उसी को क्या कहा जाता है भाई? उदारवाद का सिद्धांत। कि समाज में भाई सिर्फ पैसे वाले लोगों का और जमींदार लोगों का ही भलाई नहीं होनी चाहिए, समाज के हर लोगों की भलाई होनी चाहिए। उसी को उदारवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो सामंतवाद व निरंकुश प्रजातंत्र के विरोध में हुआ था। और इसके जॉन लोक हैं वो इसके उदारवाद के जनक माने जाते हैं। किसको माना जाता है? जॉन लोक को। किसको माना जाता है भाई? जो जॉन लोक है वो आपके सामने उदारवाद के प्रमुख जनक माने जाते हैं। अगले वाले पॉइंट की तरफ आपके सामने बढ़ते हैं अपन। उदारवाद शब्द लेटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। किससे बना भाई आपके सामने?
उदारवाद जो शब्द है वो उसका जो आपके सामने लिबरलिज्म शब्द है। उदारवाद की इंग्लिश में अगर अपन पढ़े तो ये शब्द है ना, इसका इंग्लिश में लिबरलिज्म शब्द बनता है। और जो शब्द कहां से निकला है? लिबर से, LIBER। इंग्लिश का जो लैटिन भाषा का लगभग शब्द है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से आपके सामने शब्द निकले हैं। तो ये शब्द भी लैटिन भाषा से निकलता है और इसका शब्द का क्या है? लिबर इसका मूल रूट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है फ्रीडम। क्या होता है भाई? फ्रीडम या स्वतंत्रता। जो जनता है उसको क्या, ये जो सामंतवादी कुलीन पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने प्रजा को आपके सामने सौंप के रख रखा है, जो उनके जीवन को कंट्रोल कर रखा है, उनसे उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यह विचारधारा मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी बनाती है और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उच्च मूल्य प्रदान करती है। मतलब यह विचारधारा क्या कहती है कि मनुष्य ना वो इन धार्मिक जो लोग हैं, जो धर्म या चर्च में बैठे जो लोग हैं, या फिर आपके सामने ये जो राजा है, या आपके सामने जो ये जो सामंतवादी लोग हैं, क्या है ये सामंतवादी जो लोग हैं, इन सब के आपके सामने इन सब को आप है ना भगवान मत मानो। क्या? इन सब को भगवान मत मानो, इन्हीं के इशारों पर मत चलो, खुद की बुद्धि का भी उपयोग करो और आपकी भी कुछ स्वतंत्रता है। क्या क्या स्वतंत्रता है? पहली स्वतंत्रता की बात की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आज आप कह देते ना भाई मैं तो मेरे मन में होगी बात करूंगा, मतलब जैसा मुझको अच्छा लगेगा वैसा करूंगा, तो ये कौन सी स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मेरे को जैसे पढ़ाई चुननी है वो मैं चुनूंगा, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी। जिससे शादी करनी है उसे करूंगा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी। जैसा खाना पहना रहना सहना जो आप खुद के डिसीजन ले सकते हो, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये पहले भारत में भी नहीं थी, कहीं नहीं थी। ये जोन लोग जैसे विचारक हुए, उदारवाद के कॉन्सेप्ट लेकर आए और समाज में लोगों के आपके सामने जो स्वतंत्रताएं होती हैं, पहले क्या समाज की स्वतंत्रताएं हुआ करती थी। जिसके पास पैसा है, जो आपके सामने ताकतवर है, उसी के पास स्वतंत्रताएं थी, बाकी लोगों के पास नहीं थी। आज के समय हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है। जो आधुनिक जो आपके सामने अपने वो होते हैं, जो आपके सामने जो आधुनिक जो लोकतंत्र है, उसमें उनको मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? ये सब चीजें जो उदारवाद की परिभाषा से निकली चीजें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक, पैसे ना पैसे, मैं काम करूंगा तो उसके बदले मेरे को पैसा मिलना चाहिए, ये क्या कहलाता है? आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। राजनीतिक, समाज में चाहे आप नीचे से आ रहे हो चाहे ऊपर के तबके से आ रहे हो, जाति धर्म लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति समाज में खड़ा होकर क्या कर सकता है? आपके सामने राजनीति में भाग ले सकता है। इसी को राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। तो ये उदारवाद की परिभाषा यही है। ये सब स्वतंत्रता सबसे बना है, जिसका कहना है कि आप विवेकशील समझदार व्यक्ति बनो और आपको अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को भी समझो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। विकास और विभिन्न रूप, डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट हुआ? समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के अपने रूप बदलते गए, जिनके 3 प्रमुख रूप हैं। क्या हुआ? समय बदलता चला गया, उसके हिसाब से जो उदारवाद की विचारधारा है, कौन सी? उदारवाद की जो विचारधारा है, भाई कोई भी चीज जब बड़ी होती है धीरे धीरे, बच्चा भी बड़ा होता है, उसकी सोच बदलती है ना? तो इसी तरीके से जो चीजें बड़ी होती है ना, तो उसी हिसाब से चीजें बदलती चली जाती हैं। समय बदलता चला गया और उदारवाद के भी क्या हो गए? अलग अलग प्रकार के रूप हो गए। क्या हो गए? उदारवाद के भी आपके सामने क्या है? अलग अलग प्रकार के आपके सामने रूप देखने को मिले। क्या देखने को मिले? उदारवाद के भी आपके सामने रूप देखने को मिले और ये 3 प्रमुख भागों में बट गए। कौन कौन से थे वो 3 प्रमुख भाग? अलग अलग विचारकों के विचार है। पहला है शास्त्रीय नकारात्मक उदारवाद। 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के अंदर जो शास्त्रीय और नकारात्मक उदारवाद देखने को मिला है, जिसके समर्थक जॉन लॉक, एडम स्मिथ और हेबर्ट स्पेंसर रहे। कौन रहे? जो शुरुआती विचारधारा, उदारवाद की जो शुरुआती विचारधारा रही 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में के जो विचारक हैं, जिसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ व हेबर्ट स्पेंसर के द्वारा विचारधारा दी गई, जिसमें क्या था? यह राज्य को एक आवश्यक बुराई एविल मानता। उनके अनुसार राज्य का केवल काम सुरक्षा व न्याय करना है। पहरेदार राज्य, नाइटमैन, ये मुक्त बाजार असीमित संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो राज्य है ना, जो राजा होता है, राज्य का अर्थ मतलब जो राजा होता है, वो लोगों की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। ये चीज गलत है भाई, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। क्या मानना है? ये एक प्रकार की बुराई वाली प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का काम या राज्य का काम सिर्फ क्या है? सुरक्षा देना। बाहरी लोग है ना, बाहरी राज्य या बाहरी जो दुनिया है वो आपका अन्याय नहीं कर सके, उसके विरुद्ध सुरक्षा देना राजाओं के काम है। राजा को काम यू है कि भाई सुरक्षा दे था, उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं। वो थारे कैसा धर्म मानना चाहिए, कैसी नीतियां, ये सब चीजें उसका कोई भी काम नहीं है।
मुक्त बाजार और असीमित संपत्ति के अधिकार। मतलब ये किस चीज का विरोध करते थे? बहुत सारे जिन लोगों के पास पैसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती है। इस वजह से क्या, जो गरीब होता है वो और गरीब होता चला जाता है, अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता चला जाता है। तो इस प्रकार की विचारधारा के भी वो खिलाफ थे कि अगर जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा ना, वो टैक्स दे और आपके सामने वो गरीबों में वो पैसा बटे या नीतियों के रूप में उसको बांटा जाए। तो असीमित संपत्ति के भी ये काफी ज्यादा विरोधक माने जाते थे। फिर अगली विचारधारा निकल कर आती है आधुनिक व सकारात्मक उदारवाद। 20वीं शताब्दी के अंदर एक नई विचारधारा आई, कौन सी? आधुनिक व सकारात्मक उदारवाद। क्या है इसमें? इसके समर्थक जेएस मिल, टीएच ग्रीन और हेराल्ड लास्की थे। कौन थे भाई इसके? आपके सामने जेएस मिल, टीएच ग्रीन व हेराल्ड लास्की जैसे आपके सामने प्रमुख इसके जो उदारवाद के विचार करे 20वीं शताब्दी के अंदर। इसमें बात करें अपन, शास्त्रीय उदारवाद ने भयंकर गरीबी व असमानता पैदा की, इसीलिए जो आपके सामने आधुनिक उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। जो इससे वाला आपके सामने जो शास्त्रीय उदारवाद है ना, इसके जो विचारधारा थी, इससे समाज में और ज्यादा क्या हो गया, गरीबी और असमानता फैलने लग गई। जो अमीर और गरीब के बीच में जो असमानता है या समाज में जो और ज्यादा वर्ग है उसमें डिफरेंस फैलने लग गया। इसीलिए क्या हुआ, अब इस प्रकार के समाज की बात की गई जो कल्याणकारी राज्य हो। कैसा राज्य हो? कल्याणकारी राज्य हो। कल्याणकारी राज्य यही होता है आपके सामने जो जनता की भलाई के लिए काम करे। जो राज्य क्या, जो राज्य जनता की भलाई के लिए काम करे उसी को क्या कहा जाता है? कल्याणकारी राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें माना कि राज्य बुराई नहीं बल्कि भलाई के साधन है। इसमें क्या माना गया? राज्य होता है ना, वो राज्य का काम बुराई नहीं करना नहीं है। राज्य का काम क्या है? जनता को परेशान करने का नहीं है, जनता को भलाई के लिए काम करने का है। राज्य को गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, आज के समय जो समाज होता है ना, उसके राज्य ऐसे होते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों का क्या काम है? मुफ्त में शिक्षा मिले, मुफ्त में या सस्ती शिक्षा मिले, है ना, अच्छी स्वास्थ्य मिले और लोगों को रोजगार करवाया जाए। सरकार की यही काम है। अपने जो राज्य नीति निर्देशक तंत्र है, तत्व है, डीपीएसपी बोला जाता है उनको, डीपीएसपी बोला जाता है अपना जो लोकतंत्र के अंदर, उसके अंदर देखना यही बातें कही गई हैं। एक कल्याणकारी राज्य की निर्माण करने की बात कही गई है, जिसमें क्या कहा गया कि समाज जो राज्य है उसका यही काम है, गरीबों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य और रोजगार मिलना चाहिए। राज्य कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई का साधन भी होते हैं। समझ में आ गया? चलिए फिर अगली विचारधारा निकल के आई नव उदारवाद की विचारधारा 20वीं शताब्दी के अंत में। समर्थक एएफ ए हायक व मिल्टन फ्रीडमैन जैसे लोग देखने को मिले। कल्याणकारी राज्य के कारण सरकारों पर भारी कर्ज हो गया। पहले तो बुराई मानी गई तो क्या हो, गरीबी बढ़ने लगी। फिर नव जो आपके सामने अगली विचारधारा देखने को मिली अपनी, क्या नाम है उसका, जो आधुनिक विचारधारा उदारवाद की, उसमें क्या जनता का खूब कल्याण करने लग गए। जैसे आजकल की सरकारें कर रही है ना, खूब पैसा बांट रही है लोगों के बीच में। इसी का ये फायदेमंद नहीं है, ये बहुत नुकसान करेंगी। जन सरकार का, आपकी जो सरकार होती है ना, उस पर धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये कर्ज एक दिन इकोनॉमी को कोलैप्स कर देगा। इसीलिए 1980 के दशक में मार्गरेट थ्रेचर व रोनाल्ड थिंगन के समय में नव उदारवाद आया और ये शास्त्रीय उदारवाद की ओर लौटा ले गया। ये फिर से जो पुरानी विचारधारा थी, जो जॉन लॉक जैसे विचारक देखे गए थे, उनकी तरफ फिर से लौटाकर लेकर गया, जिसमें निजीकरण और वैश्वीकरण और बाजारवाद को पुनर्समर्थक था। तीनों पॉइंट को समझाऊंगा। निजीकरण क्या है? सरकारी चीजें, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, बस राज्य में जो लगभग चीजें पहले जो सरकारी संस्थाएं चलाया करती थी, उनको हटाया जाए। कुछ प्राइवेट कंपनियां या जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में चीजों को दिया जाए। उनके हाथों में अगर चीजें दी जाती है ना, तो एक तो जल्दी होती है, भ्रष्टाचार कम होता है। भाई सर, प्राइवेट कंपनी कोई भी काम करो जल्दी करे, बढ़िया करे। वैश्वीकरण, आपको जो आत्मनिर्भर होने पर जोर देना है कि लगभग चीजें हमारे देश में उत्पन्न हो, लेकिन दूसरे देशों के साथ भी आपको व्यापार करना पड़ेगा। आज के दिन पूरी की पूरी दुनिया एक दूसरे से व्यापार करती है, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। बाजारवाद, बाजारवाद क्या होता है भाई? आप जो पैसा है ना, पैसा या बाजार में किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा, इसको राज्य ना कंट्रोल करे। क्या ना करे? राज्य होता है ना, वो कंट्रोल ना करे बल्कि मुक्त रूप से रहे आपके सामने। इसी को क्या कहा जाता है? बाजारवाद कहा जाता है। मतलब प्याज 10 रुपए के मिलेंगे, 15 रुपए के मिलेंगे, ये सरकार डिसाइड नहीं करे। ये बाजार के जो आपके सामने कितना आयात निर्यात हो रहा है, उस वो बाजार है वो खुद आपके सामने चीजों के भाव को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। उसी को बाजारवाद कहा जाता है। और राज्य के कल्याणकारी कार्यों में कटौती की मांग की। जो ज्यादा जनता के लिए फ्री की चीजें मिलती है ना, उसमें भी कटौती की जानी चाहिए।
उदारवादी गतिशील विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल विचार कभी भटकी लेकिन समय के साथ राज्य की भूमिका नकारात्मक से सकारात्मक और नकारात्मक फिर सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ बढ़ी। भाई कोई भी चीज होती है, देखो आप सबको पता है जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, समय के साथ उसमें बदलाव आते हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी समय के साथ बदलाव आए, समय में राज्य की जो भूमिका उसमें भी बदलाव देखने को मिले। भाई चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। अगले वाला प्रश्न आपके अधिनायकवादी, संरक्षणवादी और नवीन दक्षिणपंथी विचारधाराओं को विश्लेषण कीजिए। क्या करना आपको, अधिक नायकवादी कौन होते हैं, संरक्षणवादी कौन होते हैं और नवीन दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग कौन होते हैं, उनकी विचारधारा क्या कहती है, उसके बारे में अपन विश्लेषण करेंगे। भाई अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। ये तीन विचारधाराएं, ये जो तीनों की तीनों अधिनायकवादी, संरक्षणवादी और नवीन दक्षिणपंथी विचारधाराएं हैं, ये तीनों विचारधाराएं रूढ़िवादी कंजर्वेटिव के ही विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप है। जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, समाज में जो प्राचीन समय में जो लोगों की सोच है, प्राचीन समय की जो लोगों की विचारधारा है, उसी को रूढ़िवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। रूढ़िवादी विचारधारा जैसे कि भाई आपके सामने आपके घर वाले कहें कि भाई मैं तो हमारे घर में लड़कियों को नहीं पढ़ने दूंगा, रूढ़िवादी विचारधारा है। समझ में आ गया? आपके घर में आपके सामने जो माता पिता आपसे कहें, आपके जो घर में और कोई लोग कहें, दादा दादी कहें कि बिल्कुल मोबाइल नहीं देखना चाहिए, गलत चीज है, तो ये भी रूढ़िवादी विचारधारा है। क्यों भाई, देखना चाहिए, देखना गलत नहीं है, लेकिन सही उपयोग करना चाहिए। ये शब्द है कि प्रयोग करना करो लेकिन बच्चों, लेकिन सीमित उपयोग करो, सही उपयोग करो, ये आधुनिक विचारधारा है। तो वो विचारधारा जो बहुत पहले से समय से, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, आउटडेटेड हो गई है, समय में आधुनिकता के साथ उनमें बदलाव नहीं आया, वही क्या रूढ़िवादी विचारधारा कहलाती है। कि ये जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसी के आपके सामने तीन प्रमुख भाग हैं। समझ में आ गया? इन तीनों का मूल उद्देश्य समाज की व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने का है। यह विचारधारा किस लिए बनाई गई? क्योंकि समाज है ना भाई, समाज आप सबको पता है, जो मनुष्य है ना, मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य भाई समाज में रहने वाला प्राणी है। आप सभी लोग समाज में रहते हो, जंगलों में थोड़ी रहते हो आपके सामने कि भाई दूर दूर तक कोई नहीं बोलियो, ऐसा नहीं है। समाज में रहते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा रहकर रहते हैं। अब सभी लोग आपके सामने समाज में अपने मन के हिसाब से कार्य करने लग जाए तो क्या समाज चलेगा? क्या नहीं चल सकता। भाई एक छोटी सी बात समझो मेरी, समाज एक ट्रेन की तरह होता है। कैसे होता है? ट्रेन की तरह होता है। अब ट्रेन के अगर सारे के सारे डिब्बे जो या आपके सामने जो इंजन लगा हुआ होता है उसके हिसाब से चलेंगे तभी ट्रेन चल सकती है, तभी ट्रेन चलेगी। और ट्रेन का एक इंजन, एक डब्बा इधर चले, एक इधर चले, एक इधर चले, एक इधर चले, कोई इधर जा रहा है, तो ट्रेन चल जाएगी? क्या नहीं चलेगी। इसी तरीके से समाज है, समाज एक ट्रेन के डिब्बे की तरह है जिसमें जो ये नियम कायदे जो समाज को चलाने के लिए बनाए जाते हैं वो इंजन का तरह काम करते हैं। वो जो नियम होते हैं वो समाज को आगे बढ़ाने का धीरे धीरे काम करते हैं। समझ में आ गया? लेकिन इन तरीकों की नीतियां बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो हर नीति हर नियम होता है उसकी कुछ ना कुछ अलग चीजें होती हैं। तो इसमें क्या अलग अलग चीजें अपन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला पॉइंट है अधिनायकवादी रूढ़िवादी विचारधारा। क्या कहती है भैया? यह रूढ़िवादी का सबसे कठोर व अलोकतांत्रिक रूप है। जो रूढ़िवादी विचारधारा है, कौन सी विचारधारा है? जो रूढ़िवादी विचारधारा आपके सामने, जो रूढ़िवाद की विचारधारा है उसका सबसे कठोर व अलोकतांत्रिक, मतलब रूढ़िवादी कोई विचारधारा होती है, कोई भी चीज है भाई, कोई इंसान है आपके घर में सबसे ज्यादा गुस्सेल आदमी है, वो वाली विचारधारा है। या सबसे जो प्राचीन, जिसकी सोच बहुत प्राचीन है, उस प्रकार की विचारधारा है। और अलोकतांत्रिक भी है, मतलब ऐसी चीजें आप लोकतंत्र में नहीं देखने को मिलती है। विचारधारा लोकतंत्र को सूट नहीं करती है। इसका उद्देश्य यूरोप विशेषकर फ्रांस, जर्मनी और रूस में हुआ था। इस विचारधारा का उद्देश्य कहां पर देखने को मिला? फ्रांस, जो यूरोपीय देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और रूस में इसका हुआ था। क्या है इसके अंदर? यह लोकतांत्रिक अधिकार, स्वतंत्र और समानता का घोर विरोधी है। मतलब ये विचारधारा क्या कहती है? आज के समय जो लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हो? आप कहीं भी जाकर अपनी बात को रख सकते हो। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल दिया आपने, अपनी सरकार के खिलाफ बोल दिया आपने, तंत्र के खिलाफ बोल दिया आपने, सरकारी अधिकारी के खिलाफ बोल दिया। ये क्या है? आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। समझ में आ गया? अगले वाला क्या? समानता का अधिकार। समाज के, चाहे किसी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे किसी विचारधारा के व्यक्ति हो, चाहे आपके सामने आप धर्म, आपके सामने को किसी जाति के व्यक्ति हो, किसी लिंग के व्यक्ति हो, आपके साथ समानता बरती जाएगी। कहां पर? सरकारी व्यवस्थाओं में आपके साथ क्या है? समानता से व्यवहार किया जाएगा।
लेकिन ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा इन सब चीजों का विरोध करती है, कि कहती है कि कोई भी व्यक्ति है ना, उसकी ना तो खुद की कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, ना उसकी खुद की कोई समानता होती है। समझ में आ गया ना? इसका मानना है कि समाज को व्यवस्था में रखने के लिए सत्ता को एक मजबूत तानाशाह होना चाहिए। यह क्या कर रही है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, जो तानाशाह ना अपने लोग किम जोन वहां नॉर्थ कोरिया का, उस प्रकार की होनी चाहिए कि राजा के जो मन में है ना वो कर दे, अगर उसकी कोई बात नहीं माना मरवा दो उसको। इस प्रकार की बात कहती है विचारधारा अधिनायक रूढ़िवादी विचारधारा ऑथोरिटिज्म कंजर्वेटिव। आपको अधिनायकवादी से पता चलेगा, ज्यादा जोर दो, प्रजा पर पूरा कंट्रोल रखो, क्या करो, कंट्रोल रखो। अरे सीधी सीधी बात है, इससे ऐसे समझ लो आपके गांव का एक दादा है, ये एक दादा मतलब दादाजी, वो अपने घर में उसके जितने बेटे हैं, उसके बहू है ना, सब बच्चे हैं, सबको कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ गया? कहता है कि तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, तुम्हारी कोई समानता नहीं है। तो वो किस में आ गया? अधिनायकवादी विचारधारा के अंदर आ गया। एक मजबूत तानाशाह राजा सैन्य शासन हाथों में होनी चाहिए। सीधी सीधी ये विचारधारा क्या कहती है कि सत्ता ना वो आपके सामने एक डिक्टेटर हो गया, कोई तानाशाह हो गया, कोई राजा हो गया, या कोई सैन्य शासन है, उसके हाथों में आपके सामने पूरी की पूरी सत्ता है वो होनी चाहिए, मजबूत हाथों में होनी चाहिए। जोसेफ डी मेट्रो इनके प्रमुख विचारक हैं, और इसके सबसे प्रमुख विचारक कौन है भाई? आपके सामने जोसेफ डी मोटर हैं, जो 20वीं शताब्दी में मुलेसिनो इसी के चरम पर था। देखो ऐसे विचारक कब निकल के आते हैं? जब आपके सामने जो कोई बड़ा तानाशाही व्यक्ति है ना, वो आपके सामने क्या होता है, उस समय राज कर रहा होता है, तो उसकी क्या गुलामी करने वाले कुछ विचारक है ना, इस प्रकार की विचारधारा दे देते हैं कि मेरा जो राजा ना वो मेरे से खुश रहेगा, है ना। और जो वो तानाशाही में गलत काम कर रहा है ना, उनको जस्टिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार के विचारक आते हैं। वो क्या कह देते हैं कि तानाशाही तो बढ़िया है, मुसोलिनी जो आपके सामने जो फांसीवाद की विचारधारा को लेकर चल रहा है ना, तानाशाही वाली, ये बढ़िया आपके लिए। ऐसे लोग कब कहते हैं? क्योंकि उनको गुलामी करनी होती है, उस समय तानाशाह को खुश रखने के लिए इस प्रकार की विचारधाराएं निकल कर आती हैं। अगली वाली विचारधारा संरक्षणवादी रूढ़िवादी की विचारधारा, पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिव थॉट। क्या कहता है? यह एक पितर सत्तात्मक रूढ़िवाद भी है। क्या है? इसे पितर सत्तात्मक रूढ़िवाद भी कहा जाता है। ब्रिटिश परंपरा से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी जो पुरानी परंपराएं हैं, क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य की जो पुरानी परंपराएं हैं उससे जुड़ी हुई जो थॉट है उसको पितर सत्तात्मक रूढ़िवाद या आपके सामने कहा जाता है। क्या कहता है? ये समाज को एक परिवार मानता है। समाज को क्या कहता है? जैसे परिवार होता है ना, वैसे समाज होता है, जहां अमीर शासक पिता के समान है। जो घर में समाज में क्या है भाई, ये बात कहता है, आपका जो गांव है ना, उसके गांव में कोई एक जो अमीर व्यक्ति है ना, सरपंच मान लो, या अमीर व्यक्ति है ना, वो आपके गांव को क्या पिता है। पिता मतलब उसका संरक्षण करने वाला व्यक्ति है, इस प्रकार की बात कहता है। और गरीब लोग हैं वो क्या है? बच्चों के समान, मतलब आप सब लोग है ना, जो और लोग हैं वो बच्चों के समान है, और वो क्या है? पिता के समान। सीधी सीधी बात वो यही कहना चाह रहे हैं, ये संरक्षणवादी विचारधारा यही कहती है कि आपको ना जो अमीर व्यक्ति है ना वो आपको कंट्रोल करेगा। पिता क्या करता है? बच्चों को कंट्रोल में रखता ना। इसी तरीके से ये विचारधारा भी यही कहना चाहती है कि समाज एक परिवार की तरह है, अमीर शासक होता है वो पिता के समान होता है, और जो गरीब लोग कैसे होते हैं? बच्चों के समान होते हैं। यह सिद्धांत नोब्लेस व ओब्लाइज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? नोब्लेस ओब्लाइज के द्वारा यह सिद्धांत वो आपके सामने दिया गया था, जिसका अर्थ है उच्च वर्ग का नैतिक दायित्व है कि वह निचले वर्गों का देखभाल करे। इसमें क्या कहा गया? इसमें यही कहा गया कि आपके सामने जो समाज के जो निचले तबके के लोग होते हैं, समाज में जो गरीब लोग हैं, समाज में आपके सामने जो कम पढ़े लिखे आपके सामने समाज में, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनको देखभाल, उनके भाई खाना नहीं है तो उनको खाना पहुंचाना हो गया, उनकी शादी, किसी बेटे की घर की बेटी की शादी करना होगा, इस प्रकार का काम किसको करना चाहिए? उच्च वर्ग को। जो पैसे वाले लोग है ना, उनका आपके सामने ये नैतिक दायित्व बनता है, वो क्या करें? आपके सामने जो निचला वर्ग है उसके देखभाल उनको करनी चाहिए। उनको गरीबों के लिए कुछ कल्याणकारी नीतियां, गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ कल्याणकारी काम कर दिया, समाज में असंतोष विद्रोह न फैले, कुछ ना कुछ क्या है, खुद पैसे भी कमाओ और दूसरों में भी बांटो। तो ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा, बात तो ये पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन बस इसका आपके सामने उदाहरण ये बच्चे वाला दे देना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ गया भाई? पैसा कमाओ, लेकिन कुछ पैसा आजकल करते हैं भाई, मेरे लोग कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ लोग समाज में भी लौटाते हैं उस पैसे को। तो यही बात ये कहता है कि समाज में आपको जो पैसा कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा आपको समाज को भी लौटाना चाहिए, ताकि समाज है उसमें कोई सी भी प्रकार का कोई असंतोष ना देखने को मिले। भाई समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नवीन दक्षिण पंथ कौन सी विचारधारा है? नवीन दक्षिण पंथ द राइट न्यू
राइट आपके सामने एक नई विचारधारा है, नवीन दक्षिणपंथ। नवीन दक्षिणपंथ क्या कहता है? यह 1980 के दशक में, यह 1980 के दशक में उभरा एक आधुनिक रूप है। क्या है? जो दक्षिण पंथ है उसके एक नए रूप के अंदर आपके सामने यह विचारधारा पनपी है, जिसको थेचरवाद, मैग्रेट थेचर के द्वारा चालू किया गया। किसके द्वारा? मैग्रेट थेचर है, उनके द्वारा आपके सामने नवीन दक्षिण पंथ की विचारधारा उसको शुरुआत की गई। और रिगनामिक्स रोनाल्ड रिगन्स के रूप में जाना जाता है। और इसको किसके रूप में जाना जाता है भाई? इसको जो रिगमानिक्स हैं, ये जो एक दो विचारक इसमें थेचरवाद है जो मैग्नेट थेचर के द्वारा दी गई, और रिगनामिक्स जो रेनाल्ड रिगन्स के द्वारा दी गई। ये दो प्रकार के व्यक्तित्व है जिनके द्वारा ये मुख्य रूप से विचारधारा है वो दी गई है। विश्लेषण, ये दो सिद्धांतों का अनोखा मिश्रण है। इसमें दो सिद्धांत है, आधुनिक रूप से नव उदारवाद और सामाजिक रूप से आपके सामने नव रूढ़िवाद। दो प्रकार की विचारधारा है। यह चाहता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मुक्त, निजीकरण, कम टैक्स और सरकार बाजार से दूर रहे। क्या रहे? ये चाहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से मुक्त रहे। पूरी तरीके से मुक्त मतलब पूरी तरीके से जो बाजार है ना वो किसके हाथों में रहे? अमीर लोगों के हाथों में रहे। किन के हाथों में रहे भाई? जो समाज में जो अमीर लोग है ना, अमीर लोग हैं, उन सभी लोगों के हाथों में सारी की सारी चीजें रहनी चाहिए। जो बाजार है, अर्थव्यवस्था, वो पूरी तरीके से आपके सामने अमीर लोगों के पास होना चाहिए। निजीकरण ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, और जो अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उन पे कम से कम टैक्स लगाया जा सके, और सरकार वो बाजार को कंट्रोल ना करे। मतलब व्यापारी जैसा चाहिए वैसा कर सके आपके सामने। समझ में आ गया भाई? इसका नुकसान बहुत होते हैं। आपको लगे रही है तो कर देना चाहिए, बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन आप उनकी फिर व्यापारी मनमर्जी करने लग जाते हैं। सरकार का कंट्रोल होना बाजार पे बहुत जरूरी है। क्यों? बाजार आपके एक साल के फसल, उदाहरण से दो, एक साल का ये आपके सामने प्याज है, प्याज आपके सामने, उसकी फसल कमजोर हो गई तो क्या करेंगे व्यापारी? उनके पास जो स्टॉक में पड़ा हुआ है ना, उसको क्या कर लेंगे? उसकी कालाबाजारी करेंगे, उसको रोक लेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या उसका दाम और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सरकार कंट्रोल करती है बाजार को। बाजार को नियंत्रण करना भी जरूरी होता है बहुत ज्यादा। अगले वाला बिंदु है सामाजिक रूप से नव रूढ़िवाद क्या चाहता है? यह चाहता है कि समाज में कठोर कानून हो। ये क्या चाहता है? समाज में कठोर कानून हो, मजबूत पुलिस हो, कड़ा राष्ट्रवाद हो, और पारंपरिक पारिवारिक मूल्य की नैतिकता की वापसी हो। मतलब इसमें दोनों विचारधारा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल से, हाथों से बाहर होनी चाहिए, नई विचारधारा है। दूसरी क्या कहती है आपके सामने? समाज में कठोर कानून लागू होना चाहिए, पुलिस है ना वो भी मजबूती से कंट्रोल करे, देशभक्ति है वो चरम सीमा पर हो, पारंपरिक जो पारिवारिक मूल्य है, जो पारंपरिक जो हमारी विचारधारा है वो भी चरम पर रहे, धर्म और नैतिकता वो देखने को मिलनी चाहिए। अगले वाला पॉइंट है अधिनायकवादी शक्ति और डर से समाज को नियंत्रण करता है। ये क्या करता है आपके सामने? अधिक शक्ति और डर से समाज को कंट्रोल करने की बात करते हैं। संरक्षणवाद गरीबों की देखभाल और कल्याण करके उन्हें शांत रखना चाहता है। देखो अलग तीन विचारधारा थी ना। अधिनायकवादी क्या कहते हैं? शक्ति और डर से समाज को कंट्रोल रखो। तानाशाही लोग क्या करते हैं? खुद की शक्ति दिखाकर किसी ने उनकी बात नहीं मानी, उनको मरवा दिया। शक्ति और डर से समाज को कंट्रोल करते हैं। संरक्षणवादी क्या कहते हैं कि गरीब लोगों की देखभाल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? गरीब लोगों का कल्याण करो, और कल्याण करके उनको थोड़ा पैसा देके शांत करवा दो। जबकि न्यू राइट अर्थव्यवस्था को मुक्त समाज के कड़े अनुसंधों में बांधना चाहता है। ये तीन प्रकार की अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं। समझ में आ गया? तो कार्ल मार्क्स के जो मूल सिद्धांत है तो मैंने बहुत बार पढ़ा रखे हैं आपको। इनको क्या करना, आपको जो यूट्यूब चैनल अपना, इस वीडियो को देखने के बाद में यूट्यूब चैनल पे जाना है और कार्ल मार्क्स सर्च कर लेना है। क्या? कार्ल मार्क्स बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन, सारे के सारे उसकी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है। तो इसमें तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, कार्ल मार्क्स के बारे में सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। समझ में आ गया? अगले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कार्ल मार्क्स के अलावा जितने। चलिए अगले वाला प्रश्न है राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उनके प्रकारों के बारे में बताइए। वैसे एक बात बता देता हूं, कार्ल मार्क्स पढ़ लेना, आएगा ये परीक्षा में। कार्ल मार्क्स सबसे फेवरेट टॉपिक होता है और प्रश्न उसका आता है तो इस बार भी आएगा, जरूर से पढ़ लेना। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है कार्ल मार्क्स के बारे में, अच्छे से उसको एक बार पढ़ लेना। अगले वाला है राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट करो तथा उनके प्रकारों का वर्णन करो। राष्ट्रवाद क्या होता है और उनके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद सबसे शक्तिशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। मतलब आज के समय आपके सामने जो राष्ट्रवाद है वो क्या आपके सामने? राष्ट्रवाद सबसे शक्तिशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। राष्ट्रवाद अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना, हर परिस्थिति हो आप अपने देश के साथ खड़े हो, उसी को राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है।
समझ में आ गया? ये देशभक्ति और धर्म, ये मैं आपको बता रहा हूं राजनीति के सबसे जरूरी पहलू है। इनके नाम पर है ना, इनके नाम पर ये मान लो जब से समाज चालू है ना, जब से सामाजिक परंपराएं चालू हुई हैं, जब से ये राज्य जैसी परंपराएं देखने को मिल रही हैं, तब से लेकर आज तक धर्म और देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके नाम पर लोगों को जितना मूर्ख बनाया गया ना, उतना किसी विचारधारा के माध्यम से नहीं बनाया गया। समझ में आ गया? ये उस समय भी चलती थी और ये आज भी चलती है, ये हमेशा चलती रहेगी। समझ में आ गया? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली विचारधाराओं में से एक है। इसी भावना में साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंका और कई नए राष्ट्रों का निर्माण किया, और जो पुरानी जो साम्राज्यवाद जैसी विचारधाराएं थी उसको आपके सामने इसने उखाड़ फेंका और आपके सामने जो नई विचारधाराओं को इन्होंने अपनाने का काम किया, इसने इस विचारधारा ने। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लगाव है। क्या है राष्ट्रवाद? एक मनोवैज्ञानिक, एक मानसिक और भावनाओं से, मतलब आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली आपके सामने क्या है, आप अपने देश से, अपनी माटी से, अपनी भूमि से, अपनी जमीन से आप जो लगाव करते हो उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवाद कोई भी जमीन या किसी भी जगह से मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लगाव को कहा जाता है। इसमें किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के बीच में एक साझा संस्कृति, इतिहास, संस्कृति व भाषा व धर्म के बीच में क्या होता है? लगाव होता है। क्या होता है? कोई एक निश्चित भूभाग में रहने वाले, क्या कोई एक निश्चित जमीन पे रहने वाले लोग होते हैं, जैसे अपन भारत में रहते हैं, है ना, भारत से पहले अपन राजस्थान में रहते हैं, समझो हमारे लोगों की जो बोली हो गई, हमारा खान पान हो गया, हमारी भाषा हो गई, उससे अपन जुड़े हुए रहते हैं। ये नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं भाई, सबसे पहले क्या आप अपने गांव में रहते हो? क्या रहते हो? गांव में रहते हो। तो आप क्या तो अपने धर्म के नाम पर, आपके चार दोस्त है ना, तो क्या तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर क्या करते हो भाई? आप सबसे पहले पूछते हो भाई तो कौन सी जाति का है ना, फिर उसी हिसाब से क्या अपने दोस्त वोस्त, इसी तरीके से अपन लोग रहते हैं। फिर क्या करें, आप ना, आप हॉस्टल में चले गए। कहां पर चले गए? हॉस्टल में चले गए। स्कूल में पढ़ते हो तो हॉस्टल में चले गए, कॉलेज का हॉस्टल मान लो, वहां पर आप कैसे रहोगे? सारे गांव के लोग, जितने भी गांव के अगर 5 दोस्त आपके उस हॉस्टल में पढ़ते हैं ना, 500 के 500 दोस्त आपके सामने वहां पर रहोगे ना। अपने गांव वालों का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, किसी जाति का कोई धर्म से कोई मतलब नहीं, बस गांव के हैं, उसी से हमारा लगाव है। ठीक है। फिर आप क्या गए, आप दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी में, आपका सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, डीयू में हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो आप गांव तक सीमित नहीं रहोगे, आप क्या देखोगे कि राजस्थान के कौन है, आपने अपने 10 राजस्थान के दोस्तों, अपने लोगों का ग्रुप बना लोगे। समझ में आ गया? फिर आप क्या अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। कहां चले गए? अमेरिका चले गए। वहां पर क्या देखोगे कि इंडिया का लोग कौन है, भारत के लोग कौन है। समझ में आ गया ना? तो इसी तरीके से क्या है, हमारा ना, हमारा एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से लगाव रहता है। जो एक जगह के लोग होते हैं भाई, उनके साथ लगाव क्या है? क्योंकि उनकी आपकी जैसी बोली है ना, आपकी जैसी बातें करेंगे, आपका जैसा खान पान है, आपके जैसी धर्म है उनके, उसी तरीके की भाषा बोलते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक लगाव हो जाता है उन सब चीजों से। समझ में आ गया? तो साझा इतिहास रहता है, साझा संस्कृति, भाषा व धर्म रहता है, इस वजह से हम की एकता की भावना आ जाती है। किसकी भावना आ जाती है? हम सब एक हैं। क्या है? वी फीलिंग वाली। कौन सी फीलिंग बोला जाता है? वी फीलिंग, मतलब हम सब लोग भाई एक हैं, इस प्रकार की विचारधारा आपके अंदर आ जाती है। वे अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हैं। और वहां पर अगर एक बात सोचो, अगर आप अमेरिका में रह रहे हो और भारत के खिलाफ कोई बात, अगर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओगे, आप दूसरे देश वालों के साथ हो जाओगे ना, मर मिटने के लिए तैयार, तो वही वाली बात है आपके सामने। ये क्या है? वी फीलिंग होती है, जो ये क्या, बहुत गहरी भावना, जो क्या करती है, राष्ट्र की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखती है और अपने देश के लिए मर मिटने की बात करती है। उसी को राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रवाद की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, अगले वाला पॉइंट कहता है राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रकार। राष्ट्रवाद के कितने प्रकार होते हैं? पहले वाला पॉइंट है उदारवाद राष्ट्रवाद। कौन सा है? लिबरल नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद के भी कई अलग अलग प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार है उदारवाद राष्ट्रवाद। ये किसकी बात करता है? इसका उदय फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा हुआ। कब उदारवाद राष्ट्रवाद की आपकी शुरुआत कब हुई? जब फ्रांस की क्रांति हुई। किसकी क्रांति हुई? जो फ्रांस की क्रांति होती है, तब उसके दौरान उदारवाद राष्ट्रवाद की विचारधारा वो शुरू होती है।
यह राष्ट्रवाद की सबसे सकारात्मक रूप है। मतलब जो राष्ट्रवाद, देशभक्ति की अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, उसकी सबसे, क्योंकि इसमें उदारवाद शब्द जुड़ा है। कौन सा शब्द? उदारवाद शब्द। उदारवाद बात क्या करता है? जनता की भलाई की बात करता है। उसमें कोई रूढ़िवादी विचारधारा नहीं है। मतलब ऐसी देशभक्ति जो आपके सामने क्या है, जिसमें जनता की भी भलाई नहीं हो। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति के नाम पर आपके सामने समाज के दूसरे वर्ग का नरक संहार कर दिया जाए, जैसे कि हिटलर ने किया था। उसने क्या किया? देशभक्ति के नाम पर यहूदियों को मरवाने का काम किया था। समझ में आ गया? यह राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का समर्थन करता है। क्या करता है? कि सभी लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें, राष्ट्र का निर्णय लेने में मदद करें। अर्थात हर राष्ट्र को अपना स्वतंत्र राज्य बनाने का अधिकार है। कि हर राज्य को, पहले क्या था? कॉलोनिकल पीरियड था, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरो, जो पुर्तगाल, फ्रांस जैसे, जर्मनी जैसे देशों ने क्या कर रखा था? जो दुनिया के जो गरीब और कम पढ़े लिखे, या फिर आपके सामने जिनके पास कम समझ थी, उन सब लोगों को गुलाम बना रखा था। समझ में आ गया? उस विचारधारा के उलट ये लोकतांत्रिक परंपरा को अपनाने की बात करता है। ये क्या कहता है? कि हर राष्ट्र को, इस दुनिया का जो हर समाज के जो लोग हैं, उनको अपना एक स्वतंत्र, एक अलग राष्ट्र बनाने का अधिकार है। उसको उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। यह सभी राष्ट्रों की समानता और विश्व शांति में विश्वास रखता है। और ये क्या कहता है? कि सभी राष्ट्र हैं, वो सभी लोग समानता के साथ रहें। क्या रहें? जो सभी राष्ट्र हैं, वो सभी के सभी लोग समानता के साथ रहें और विश्व शांति के साथ रहें। कैसे रहें? सभी के सभी लोग पूरी दुनिया में शांति के साथ अपना जीवन यापन करते रहें। 19वीं सदी में इटली का एकीकरण इसका उदाहरण है। कौन सा? 19वीं शताब्दी के अंदर जो इटली का एकीकरण हुआ, क्या हुआ? इटली का जो एकीकरण हुआ, वो इसी का उदारवादी राष्ट्रवाद का उदाहरण है। अगले वाला पॉइंट है रूढ़िवादी राष्ट्रवाद, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म। यह समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखने पर जोर देता है। क्या करता है? सभी लोग समाज में मिलजुल कर एक रहें और अनुशासन के साथ रहें। उसी को क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी विचारधारा। पुराने समय की विचारधारा है। समझ में आ गया? इसका अर्थ यह है कि हमें हमारे देश के लिए हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति हो गई, हमारा इतिहास हो गया, हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हो गए, झंडा व राष्ट्रगान हो गए, उनको बहुत महत्व देता है। कि हम जो है, हम ही है, बस हमारा देश ही है, बाकी तो कुछ नहीं है, पूरी दुनिया ऐसी है। समझ में आ गया? उसकी बात करता है। जो पुरानी विचारधारा है, पुरानी परंपराएं हैं, उनका इतिहास है, जो सांस्कृतिक प्रतीक, जो झंडे हो गए, राष्ट्रगान को अधिक महत्व देने की बात करता है। बाहरी लोग शरणार्थी प्रवासियों को राष्ट्रीय संस्कृति को खतरा मानते हैं। और जो क्या बाहरी जो लोग आकर रह रहे हैं, मतलब आप अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहते हो, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग जाकर रहते हैं, उनको कोई भी स्थान देने का काम नहीं करते हैं। जैसे मराठी मानुस वाली विचारधारा चलती है ना, कि हम तो उसी व्यक्ति को आपके सामने महाराष्ट्र में रहने देंगे जो मराठी भाषा को बोलेगा। तो ये विचारधारा देखो गलत है। आधुनिक समय में विचारधारा बिल्कुल गलत है। क्यों इस तरीके से गलत है? क्योंकि समाज में ना, आज के समय हर समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप ये कह दो ना कि हम तो अकेले हमारा जीवन यापन कर लेंगे, नहीं कर सकते हो आप, है ना? तो ये विचारधारा आज के समय बिल्कुल नहीं लग सकती, बिल्कुल गलत विचारधारा है। अगला विस्तारवादी उग्र राष्ट्रवाद, एक्सपोनिस्ट नेशनलिज्म। यह राष्ट्रवाद का सबसे खतरनाक व आक्रमणकारी रूप है। क्या है? राष्ट्रवाद का सबसे खतरनाक है। क्यों? उग्र राष्ट्रवाद है। नाम क्या है? उग्र होना। उग्र मतलब गुस्सेल होना, आपके सामने किसी को मर मिटाने के लिए तैयार रहना, वो उग्र राष्ट्रवाद होता है। यह अंधकार राष्ट्रवाद पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि हमारी दुनिया सबसे सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे कमजोर देशों पर राज करने का अधिकार है। जैसे कि हिटलर का नाजीवाद, मुसोलिनी की जो फांसीवाद। ये क्या कहते थे? कि जो नाजी लोग है ना, नाजी लोग वही दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। उसके अलावा समाज में किसी को मानते ही नहीं थे। यहूदियों को तो एकदम मतलब एकदम मिट्टी समान समझते थे, कि उनका तो समाज में होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए उनको बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया था, है ना? तो ये क्या होती है? उग्र राष्ट्रवाद होता है। इसका कहना यही है कि समाज में जो है ना, वो हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरे तो कोई महत्व नहीं है, दूसरों का तो, कमजोर लोगों का तो बिल्कुल नहीं मानते थे। समझ में आ गया? कमजोर लोगों का तो बिल्कुल अधिकार नहीं था इस विस्तारवादी व उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंदर। हिटलर के नाजीवाद, मुसोलिनी की जो फांसीवाद इसी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। अगले वाला है उपनिवेशवाद की विरोधी राष्ट्रवाद, एंटी कॉलोनिकल नेशनलिज्म। कौन सी विचारधारा है? एंटी कॉलोनिकल नेशनलिज्म है। यह 20वीं सदी में एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में विकसित हुआ। क्या हुआ? उपनिवेशवाद, जो राष्ट्र विरोधी उपनिवेशवाद है, कहां पर निकलता है भाई? 20वीं सदी के अंदर एशिया व अफ्रीका जैसे देशों में। कैसे? भारत जैसे देशों में आपके सामने ये विचारधारा है, ये मुख्य रूप से निकल कर आती है।
जिसमें विदेशी शासन, ब्रिटिश, फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले शोषित लोगों को एकजुट किया गया। इसमें क्या किया गया, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी से लोगों से जो स्वतंत्रता जिन्होंने प्राप्त किया, जो शोषित लोग हैं, उनको एकजुट करने के लिए विचारधारा निकल कर आई, जिसमें क्या हुआ कि जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है, भाई जो लोग अंग्रेजों से, है ना, या फ्रांसीसी या पुर्तगाली जो लोगों जो क्या थे, जिन्होंने छोटे छोटे देशों पर राज कर रखा था ना, उनके खिलाफ एक किया गया लोगों को, ताकि वो क्या खुद को स्वतंत्रता प्राप्त करें। उसको उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में जो आंदोलन चला था वो इसी का रूपरेखा है। राष्ट्रवाद के दो चेहरे होते हैं। जैसे भारत जैसे गुलाम देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जीवन दे सकता है, क्या कर सकता है, देशभक्ति है ना, फायदेमंद चीजें हैं। फायदेमंद चीज कब होती है, जब वो कोई देश को आपके सामने, उसका जो सभी लोग हैं, जैसे भारत जैसे देश है, उसमें गुलामी से हटकर स्वतंत्रता दिलाने में राष्ट्रवाद की विचारधारा ने काम किया। क्या भाई, क्योंकि हम सब देश है ना, स्वराज व सौराष्ट्र के विचारधारा के ऊपर क्या हुए थे, आपके सामने अपन ने देश आजाद हुआ था, और इसी को उदारवादी ये राष्ट्रवाद कहा जाता है। जबकि हिटलर व जर्मन जैसे ने जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद के नाम पर पूरी दुनिया पर विनाशकारी युद्ध और उग्र राष्ट्रवाद भी धकेल कर सकता है। तो राष्ट्रवाद एक दो-धारी तलवार है, जिसमें आपको फायदा भी हो सकता है अगर सही दिशा में बढ़े, और आपको नुकसान भी हो सकता है। चलिए अगले वाली इकाई की तरफ बढ़े, यूनिट नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ बढ़े भाई, यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़े आपके सामने। तो यूनिट नंबर 3 है, जिसमें नारीवाद व उत्तर आधुनिकता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नारीवाद की विचारधारा क्या होती है और उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा क्या होती है। नारीवाद का अर्थ व उसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। नारीवाद के क्या अर्थ होते हैं और उसके क्या अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। नारीवाद, फेमिनिज्म एक सामाजिक, राजनीतिक व वैचारिक आंदोलन है। क्या है, जो नारीवाद की विचारधारा है ना, ये सामाजिक, राजनीतिक व वैचारिक आंदोलन है। मतलब समाज का भी कुछ हिस्सा है महिलाओं को आगे बढ़ाने पर, है ना। समाज के कुछ लोग भी इसके हक में आपके सामने आवाज उठाते हैं। कुछ राजनीतिक, कुछ सरकारी संस्थाएं, कुछ एनजीओ हो गए, वो भी आपके सामने राजनीतिक रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कुछ वैचारिक, मतलब लोगों की विचारधारा भी है कि समाज में लोग है भाई, महिलाएं वो आगे बढ़े। तो सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन देखने को मिलता है। इसका जन्म 18वीं शताब्दी के अंत में मेरी वोल्टस्टोनक्राफ्ट की प्रसिद्ध किताब ए वैलिडेशन ऑफ द राइट फॉर द वुमेन 1792 में किया गया था। क्या किया गया था, एक किताब लिखी गई, ए विंडेक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं के अधिकारों की इससे संबंधित बात की गई थी। किसके द्वारा, वोल्टस्टोनक्राफ्ट के द्वारा। वोल्टस्टोनक्राफ्ट हैं, उनके द्वारा किताब लिखी गई थी नारीवाद के ऊपर, वो उससे संबंधित आपके सामने तब से विचारधारा वो निकल कर आई है। पहला पॉइंट है, नारीवाद का क्या अर्थ होता है। नारीवाद का मूल अर्थ है कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक व नैतिक और सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए। क्या होता है, नारीवाद का अर्थ यह है कि समाज में जैसे पुरुषों को कुछ अधिकार है ना, राजनीतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अधिकार, उसी तरीके से महिलाओं को भी मिले। क्या मिले, महिलाओं को भी आपके सामने समाज में क्या हो, पुरुषों के समान राजनीतिक, आर्थिक व व्यक्तिगत अधिकार है वो मिलने चाहिए। यह विचारधारा इस बात का पुरजोर विरोध करती है कि महिलाओं का स्वभाव में पुरुषों से कमजोर होता है। भाई समाज में क्या कहा जाता है कि महिला पुरुषों के बराबर काम नहीं कर सकती, इसीलिए तो महिलाओं को समाज में बराबर नहीं माना जाता है पुरुषों के। तो ये जो नारीवाद की विचारधारा है, साफ साफ यही बात कहती है कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर काम कर सकती है। महिलाओं को पढ़ने का मौका मिले, आज वो पुरुषों से ज्यादा है। क्या है, पुरुषों से ज्यादा शिक्षा में आगे हैं। अपनी कॉलेज का, अपने स्कूल का रिजल्ट उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा लड़कियों का कंपैरेटिवली रिजल्ट बढ़िया है। चाहे और कोई उद्योग कर रहे हैं तो उद्योग में भी आपके सामने महिलाएं हैं, राजनीति में भी महिलाएं हैं। हर जगह महिलाओं ने अपनी क्या, आपकी जो प्रतिष्ठा है, अपने जो काम करने की जो आपके सामने क्षमता है, उसको क्या किया है, साबित किया है कि वो कहीं किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों से कमजोर नहीं है, पुरुषों के बराबर है या पुरुषों से बेहतर है कुछ हद तक। नारीवाद की मुख्य लड़ाई पितृ सत्तात्मक, जहां सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है। भाई नारीवाद की जो लड़ाई है वो उन लोगों से है जो सिर्फ क्या कहते हैं कि जो पूरी की पूरी सत्ता है वो सिर्फ पुरुषों के हाथ में होनी चाहिए। किनके हाथ में होनी चाहिए, पुरुषों के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता होनी चाहिए। जो मेल डोमिनेंस, क्या, मेल डोमिनेंस समाज होना चाहिए। कैसा समाज होना चाहिए भाई, मेल डोमिनेंस समाज होना चाहिए। उसकी विचारधारा का पूर्ण जोर से विरोध करता है। नारीवाद के विभिन्न चेहरे, विभिन्न रूप, विभिन्न लहरें। प्रथम लहर 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आपके सामने देखने को मिलती है। क्या कहती है, उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद क्या कहता है, इसका मुख्य फोकस महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने पर था। भाई जब शुरुआती दौर आया ना महिलाओं को अधिकार दिलाने का,
तो आपके सामने ये उदारवादी नारीवाद कहा जाता है। उस काल को क्या कहा जाता है? उदारवादी नारीवाद कहा जाता है, जहां पर सबसे पहले यही प्रयास किया गया कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिले। क्या मिले? महिलाओं को कौन से अधिकार मिले? राजनीति में भाग लेने का अधिकार मिले। क्यों? राजनीति वो सीढ़ी होती है। राजनीति क्या होती है भाई? आपके सामने वो सीढ़ी होती है जिसके माध्यम से समाज का कोई भी तबका है वो खुद का विकास कर सकता है। क्या कर सकता है? समाज का जो कोई भी तबका ना वो खुद का विकास कर सकता है। राजनीति है वो आपके सामने वो पहली सीढ़ी होती है। समझ में आ गया? अब राजनीति में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को कैसे अधिकार दिए गए? कि उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। कौन सा अधिकार होना चाहिए? वोट देने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा व संपत्ति, मतलब महिलाओं को भी बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। और संपत्ति में भाई कोई भी पिता की संपत्ति है उसमें महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए। समझ में आ गया? ये उदारवादी नारीवाद का जो शुरुआती दौर था उसमें महिलाओं को वोट देने के अधिकार, महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार, महिलाओं को पुरुषों के जो उनके पिता की संपत्ति होती है उसमें अधिकार, कानूनी अधिकार दिलाने की बात की गई थी। यह पहली लहर है, शुरुआती दौर की लहर थी महिलाओं के जो पक्ष में फैसला करने की। द्वितीय लहर, सेकेंड वेव। सेकेंड वेव क्या कहती है? जो 1960 में शुरुआत हुई, उग्र व रेडिकल नारीवाद की बात करता है ये। मतलब थोड़ी सी फिर उग्र लहर हुई, मतलब महिलाओं को जब आपके सामने समाज में वोट देने का, शिक्षा व संपत्ति के अधिकार मिल गए तो उसके बाद में समाज में क्या है, महिलाएं और आगे बढ़ने लग गई। महिलाएं समाज में क्या है, राजनीति में या फिर समाज के फैसले लेने में आने लग गई, तो वो क्या अपनी आवाज को और ऊंचा करके बढ़ाने लग गई। ये 1960 के एक दशक में उभरी एक विचारधारा है जहां पर केवल महिलाओं को कानूनी अधिकारी काफी नहीं था, उनको पितृसत्तात्मक महिलाओं को शोषण के मूल जड़ मानते थे। ये क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज। मतलब ये जो विचारधारा है जहां पर पुरुष ही समाज में क्या प्रतिनिधित्व करेंगे, चाहे राजनीति में, भाई कोई कंपनी हो तो पुरुष, घर चलाओ तो पुरुष, कोई बाजार में जाओ तो हर चीज में पुरुष। तो ये जो पितृसत्तात्मक की समाज को चलाने का काम ही पुरुष करेंगे, ये जो पितृसत्तात्मक जो विचारधारा है ये महिलाओं को क्या करती है भाई? शोषण करने का काम करती है। ये विचारधारा ही गलत है। उनका प्रसिद्ध नारा था, पर्सनल इज ए पॉलिटिकल, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। मतलब अगर आप क्या करते हो, आप महिलाओं को व्यक्तिगत तरीके से शोषित करते हो, वही राजनीतिक रूप से शोषित करना भी है। मतलब घर की चार दीवारी, परिवार, विवाह के अंदर होने वाले महिलाओं को शासन को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है, दहेज प्रथा पर जो हिंसा होती है, या फिर आपके सामने और कहीं पर जो काम करती है वहां पर उनके खिलाफ जो हिंसा होती है, यही आपके सामने क्या है, ये मूल जड़ होती है महिलाओं के शोषण की। ये जो मुद्दे हैं इनको क्या राजनीतिक मुद्दा बनाओ। क्या बनाओ? इन सभी चीजों को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, समाजवाद नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म। ये पूंजीवाद को महिलाओं को शोषण का कारण मानती है। क्या करती है? जो पूंजीवाद, जो पैसे वाले लोग है ना, ये समाज में महिलाओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं, उनको काम करवाने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे कि भाई आपकी माता है, आपकी माता जी है, वो घर पे है, गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो घर पर काम करती है, क्या उसके बदले उनको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। और ये और सुनने को मिलता है कि भाई तुमने घर पर काम किया ही क्या काम है, सुनने को मिलता है ना। तो इस प्रकार की विचारधारा ही आपके सामने समाजवादी विचारधारा है, जो क्या कहती है, जो पैसे वाले लोग, वो कुछ लोग जिनकी विचारधारा ये है कि महिलाओं को कम पैसा देना चाहिए, काम उनसे खूब करवाएं पुरुषों के बराबर, लेकिन पैसा पुरुषों से कम दे। समझ में आ गया? साथ के साथ जो महिलाएं घर पे काम करती हैं उनको वेतन तो मिले या न मिले, लेकिन उनको कम से कम उचित सम्मान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? घर पे उचित सम्मान मिलना चाहिए कि जो महिलाएं घर पे काम करती हैं भाई वो आपके सामने वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं, उनको सम्मान की नजर से देखना चाहिए। ये थी उग्र विचारधारा। तीसरी लहर करती है उत्तर आधुनिक नारीवाद। उत्तर आधुनिक नारीवाद क्या कहती है? जो 1990 में शुरुआत हुई थी उत्तर आधुनिक नारीवाद की। इन्होंने सार्वभौमिक महिला तत्व है, यूनिवर्सल वुमेनहुड को नकार दिया। इन्होंने क्या किया? आपके सामने जो यूनिवर्सल वुमेनहुड है, सार्वभौमिक महिलावाद है, उसको नकारने का काम किया। असवैध नारीवाद, ब्लैक फेमिनिज्म। क्या? ब्लैक फेमिनिज्म हो गया, इको नारीवाद हो गया। उन्होंने कहा कि संवेद महिलाएं और असवैध दलित महिलाओं को शोषण अलग अलग होता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने साफ साफ बात कही कि समाज में हर प्रकार की महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। एक दलित महिला के साथ ना आपके सामने समाज में घर पर भी दुर्व्यवहार होगा, बाहर भी दुर्व्यवहार होगा, है ना। और जो आपके सामने जो एक महिला है, जो सवैत महिला है, उसको हो सकता है उसकी लड़ाई क्या है, उसको पढ़ाई करने नहीं दिया जा रहा है।
समझ में आ गया। जबकि दलित व अश्वेत महिला का क्या है, उसको घर में आपके सामने खाने को नहीं मिल रहा है। दोनों के बीच में क्या है, दोनों का शोषण का तरीका अलग अलग होता है भाई। पैसे वाले लोगों के आपके सामने अलग दुख है और अमीर जो गरीब लोग हैं उनके अलग अलग दुख है। तो ये विचारधारा यही कहती है, अश्वेत नारीवाद की बात करती है कि भाई जो अश्वेत या दलित महिलाएं होती हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग से जो महिलाएं आती हैं, उनके शोषण को अलग तरीके से समझ की बात करती है। कौन सी, जो उत्तर आधुनिक जो नारीवाद की विचारधारा है, जो थर्ड वेव है, जो 1990 में शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी, 1990 में जो विचारधारा है वो शुरुआत हुई थी। नारीवाद कोई विशेष एक विचारधारा नहीं है, बल्कि महिलाओं की मुक्ति के कई दृष्टिकोण को एक समूह है। क्या है नारीवाद, क्या होती है, जो नारीवाद की जो विचारधारा है, ये महिलाओं को मुक्ति के कई दृष्टिकोण दिखाने का काम करती है। जैसे महिलाओं को वोट देने के अधिकार से लेकर जो मीटू का जो आपके सामने जो मीटू जो कैंपेन शुरू आता है, इसमें जो अमीर महिलाएं हैं या जो आपके सामने कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करती हैं आपके सामने बाहर, उनके साथ जो वर्क प्लेस पर जो आपके सामने किस प्रकार का यौन शोषण होता था, उसके खिलाफ ये जो कैंपेन चला था मीटू कैंपेन, उसको ताकत समझ में आ गया। तो बहुत बड़ी लड़ाई रही है ये आपके सामने जो पूरा का पूरा पेपर था, जिसको मैंने विस्तार से आपको भाई पढ़ा दिया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। कैसे लगा वीडियो जरूर से बताना। ये जो आपका पूरा पूरा भाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो पेपर है, इसको मैंने पढ़ा दिया है, कैसा लगा जरूर से बताना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।